हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो किस प्रकार से पोलराइज होती है और जब हम किसी पोलराइजर में से लाइट को गुजारते हैं तो वो किस प्रकार से उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है। लेकिन कुछ पिछले लेक्चर से मतलब जो बच्चों से जो डिस्कशन हुआ, मैसेज आए, तो मुझे ऐसा लगा कि जो आपको अभी तक बच्चों को थोड़ा सा प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में समझने में अभी दिक्कत है, तो बच्चों उसको एक बार हम दोबारा से आज एक बार इसको व्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट है क्या, अनपोलराइज्ड लाइट है क्या, उसका व्यू कैसे होगा, कैसे हम देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उसका व्यू ही नहीं कर पाएंगे तब तक आप फिर उस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। याद कर लेंगे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी आज के लेक्चर में कि आपको इस टाइप की जो डाउट्स हैं हम उसको कोशिश करें क्लियर करने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और साथ में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। जैसे अगर हम देखें, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस, जो ये जेड एक्सिस मैंने दिखाई है, जेड एक्सिस मान लेते हैं इस तरह से है, दिस इज द जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस जो है बच्चों वो है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ऐसे आ रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपेगेट कैसे करेंगे? इसके परपेंडिकुलर होंगे। इसके परपेंडिकुलर दो प्लेन है बच्चों। देखो ये है ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जो है इसके क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस प्लेन के अंदर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इस प्लेन के अंदर जो ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये इस प्लेन में परपेंडिकुलर होगा। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, इस टाइप से। मतलब मेरी बात ध्यान से समझ रहे होगे ना। तो दूसरी बात यहां पर यह है, दूसरा मेन पॉइंट वो ये है बच्चों कि जो लाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट होते हैं। लेकिन हमारी आई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव नहीं होती। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का यहां पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसका लाइट के फिनोमिना में कोई भी रोल नहीं है। तो आप बी को तो यहां से भूल जाइए। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिस्ट तो करती है, आप इसका मतलब ये नहीं कि बी होता नहीं, उसमें बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, देखो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग वेरी कर रही है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ बी का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बी हमारे मतलब उसमें कॉन्सेप्ट में रोल प्ले नहीं कर रहा है लाइट के केस में, जो हम विजिबल का पार्ट हम कर रहे हैं। तो अब मान लेते हैं हमने कोई आइटम ले लिया और अगर कोई एटम आपने कंसीडर किया तो ये देखा गया कि कोई भी एटम जब लाइट एमिट करता है बच्चों, तो वो जो लाइट होती है उसके द्वारा जो लाइट एमिट की गई है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को लिए हो सकती है। एक एटम की अगर मैं बात करता हूं, सिंगल एक एटम के अंदर भी जब वो एक्साइड और डी एक्साइड होता है तो उसके अंदर से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकलेंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट और एक सब्सटेंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं तो डिफरेंट एटम डिफरेंट तरह से एक्साइट और डी एक्साइट हो रहा है, तो उनका ओरिएंटेशन अलग तरीके से होगा, तो उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन भी अलग तरीके से होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आपकी लाइट की ये है रहेगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट नहीं है बच्चे, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किसी सब्सटेंस में से निकल के आ रहे हैं लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। तो वो कंपोनेंट क्या है वो देखते हैं। हम ध्यान रखें, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये प्रोपेगेशन है ईएम वेव का जेड एक्सिस के लॉन्ग। अगर ईएम वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, ये प्रोपेगेशन है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और बच्चों ये वाई एक्सिस है। मैंने इसको परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन दिखाया है इस तरह से, ये मतलब इस तरह से हम जो दिखाते हैं। तो मान लिया अगर जेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो ये जो प्लेन होगा, बोर्ड जो है, बोर्ड का जो ये प्लेन है, इस प्लेन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। जो प्लेन वेव के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। अब इस ट्रांसवर्स प्लेन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी जो ये जेड एक्सिस का मतलब ये ऐसे आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी,
मतलब ये ओरिएंटेशन होती है। देख लीजिए हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है वो इस प्रोपेगेशन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझे ना। और इस सोर्स को क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी सोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ऑर्डिनरी सोर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लिए हुए है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव के परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझते हैं। अब तो बच्चों हमने ये 3D व्यू हमने इस तरह से दिखाया था। अब मान लेते हैं हमने एक्स वाई प्लेन लिया। देखो ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस तो मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली, तो ये प्लेन कौन सा आ गया बच्चे, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन दिखाई थी बाहर की तरफ। और आपको पता है जो डॉट सिंबल हम दिखाते हैं, डॉट, इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब बच्चों यहां पर ये है कि ये परपेंडिकुलर है सरफेस पे, बोर्ड पे। और परपेंडिकुलर क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। These are the electric field component which are vibrating in the different orientation, but all component are perpendicular to electromagnetic wave. This is the second case. यानी इसी डायग्राम को हम इस तरह से भी व्यू कर सकते हैं। इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पर हमने जेड डायरेक्शन ऐसे दिखा रखी थी, लेकिन आपको पता है एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर आप खड़े हो, आप सामने ऐसे ऐसे से देख रहे हो सामने से, तो आपको ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी। तो आप यहाँ डॉट को सर्कल में दिखा दो कि इसका साफ मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब इसी को हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक ही प्लेन में है, और इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर लेंगे बेटे, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, इसका कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, इसका कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, इसका कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है, सिमेट्री का जरूरी नहीं है। हो सकता है लार्ज कंपोनेंट इस तरफ हो, इस तरफ कम हो, तो क्या होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके कंपोनेंट रिजोल्व करके दो एक्सिस के लॉन्ग हमारे कंपोनेंट आगे, एक आगे बच्चों वाई के लॉन्ग, ये वाला जो कंपोनेंट था इसके, अगर इसके कंपोनेंट तोड़े तो इसका एक कंपोनेंट आएगा बच्चों एक्स के लॉन्ग और इसका एक कंपोनेंट आएगा वाई के लॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे कंपोनेंट को रिजोल्व कर लिया, किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। वेक्टर है, और वेक्टर में आपको पता है बहुत सारे कंपोनेंट दे रखे हो, तो उनको हम कोशिश करते हैं प्लेन में दो एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व कर ले, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, छोटी हो जाए, समझने में आसानी हो। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या तो एक्स के लॉन्ग और या बच्चे वाई के लॉन्ग। अगेन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और इसके परपेंडिकुलर जो ये सर्कल डॉट दिखा रखा है और इसके साथ में ये सर्कल दिखा दिया बच्चों, ये सर्कल के साथ जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। वो पर प्लेन के परपेंडिकुलर है और किस तरफ है, आउटवर्ड है। क्लियर होगी बात। अब अगला पॉइंट देखिए, इस नोटेशन को अगर हम दिखाएं, देखिए कैसे दिखा सकते हैं। अब यहां दो बातें हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी इस तरफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरफ है, इस तरफ है, एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है उसके, और यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है। यानी इसी को हमने दो अलग अलग तरीके से दिखा दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये प्लेन परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये प्लेन परपेंडिकुलर, ये लाइट अनपोलराइज्ड, ये लाइट भी क्या है, अनपोलराइज्ड। This is unpolarized light. This is also unpolarized light. This is also unpolarized light and this is also unpolarized light. लेकिन इसको व्यू करते 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 फाइनली हम इस व्यू पे आ गए। क्लियर। लेकिन ये जो दोनों लाइट हमने दिखाई है, इस लाइट में भी हमने एक कंपोनेंट दिखाया है केवल वाई के लॉन्ग, और इस लाइट में हमने एक कंपोनेंट दिखाया बच्चे एक्स के लॉन्ग। ये कंपोनेंट भी प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट भी प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझे ना। इसका मतलब यह हुआ कि ये लाइट पोलराइज्ड है, ये लाइट भी क्या है, पोलराइज्ड है, बट ये लाइट क्या है बच्चे, अनपोलराइज्ड है। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या होती है बच्चों, बार बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे दिखा रहे हैं, इसको किस तरह से देखें। मान लेते हैं आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इधर से ऐसे देख रहे हो, इस पॉइंट से मैं इस व्यू को देख रहा हूं, तो जब मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं इस तरह से सामने, तो मुझे यहां से लाइट बिल्कुल सामने जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, ये लाइट ऐसे जाती हुई दिखाई देगी इस तरह से। तो इसमें हमें मुझे दो कंपोनेंट दिखाई, एक तो ऐसे ऐसे कंपोनेंट वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुझे ये कंपोनेंट जो है ना वो आसानी से विजुलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे आंखों के प्लेन में आ गया ऐसे। समझ गया मेरी बात।
तो अगर हम इसको पिक्टोरियल डायग्राम दिखाएं, जब बार बार हम अनपोलराइज्ड लाइट का दिखाते हैं और दिखाते आए हैं, वो कैसे बन गया देखो। मान लेते हैं अब हमारा जो प्रोपेगेशन है बच्चों वो किसके लॉन्ग है, वो है प्रोपेगेशन एक्स के लॉन्ग। मान लिया हमारी जो वेव है वो एक्स के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, लाइक दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये एक्स एक्सिस। यानी जो ये प्रोपेगेशन था, ये प्रोपेगेशन जो मैंने वो दिखाई दे रहा है, मुझे मैंने वो प्रोपेगेशन बच्चों ये मान लिया, ठीक है। अब मैंने ये लाइट देख रहा था तो मुझे कौन सा कंपोनेंट वाइब्रेट करता हुआ आसानी से दिखाई दे रहा है, ये वाला कंपोनेंट वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द वाइब्रेशन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर। दूसरा जो ये वाला है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है इसके परपेंडिकुलर। तो इसके और इसके परपेंडिकुलर देखो, ये लाइट थी ऐसे, ये लाइट जा रही है, ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो जो दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट था बच्चे, अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूं तो इसको मैं दिखाऊंगा यहां डॉट से। अब ये डॉट जो है ये लाइट का प्रोपेगेशन नहीं बता रहा है, लाइट का प्रोपेगेशन मैंने किसके लॉन्ग मान लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये क्या बता रहा है बच्चे, ये बता रहा है प्रोपेगेशन अलोंग जेड एक्सिस, और ये बता रहा है सॉरी वाइब्रेशन अलोंग जेड एक्सिस, और ये बता रहा है वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। इस प्रकार से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पिक्टोरियली बच्चों ऐसे दिखाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब देखिए, अगर मान लिया हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, और उस स्ट्रिंग को मान लेते हैं, हमने जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग ले लिया बच्चों, दिस इज ए स्ट्रिंग, और इसको यहां टाइट कर दिया, ठीक। और बीच में मैंने इसके लगा दिया स्क्रीन, ऐसे लगा दी कि इस टाइप से कि उस स्लिट के अंदर एक ऐसे ऐसे एक क्या दे रखा आपको, एक बीच में छिद्र दे रखा है, बिल्कुल इस टाइप से दरार कह सकते हैं उसको, पतली सी दरार है, उस इस स्ट्रिंग को उस दरार में से निकाला और हमने उसको ऐसे कर दिया फिर। अब इस स्ट्रिंग में हम कितने टाइप की वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के यहां से पकड़ के ऐसे किया तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। मैंने स्ट्रिंग को यहां से पकड़ के ऐसे छोड़ दिया तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा तिरछा करके कर सकता हूँ बेटा, तिरछा करके कर सकता हूं, तो ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। मतलब ये हुआ कि जो हमने ये कंपोनेंट दिखा रखे हैं, देखो ये तो हो गया स्ट्रिंग, ये तो होगी वेव की प्रोपेगेशन। जब भी आप डिस्टर्बेंस करोगे तो वेव आगे की तरफ जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और हम ट्रांसवर्स वेव का केस कर रहे हैं। जब मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे करता हूं, देखो ये ऐसे छोड़ता हूं तो ये ऐसे ऐसे होगा, यानी ये वाला कंपोनेंट होगा। मैं इसको पकड़ के यहां से ऐसे करता हूं तो ये वाला कंपोनेंट होगा। मैं थोड़ा सा तिरछा पकड़ के करता हूं तो ये वाला कंपोनेंट होगा, क्लियर है बात। अब आपने यहां स्लिट लगा रखी है, आपने इस स्ट्रिंग को किस तरह से वाइब्रेट किया, तो उस स्लिट में से आगे जाने वाली जो डिस्टरबेंस है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने इसको कैसे किया, मुझे वाइब्रेट कैसे किया। अगर मैं स्ट्रिंग को पकड़ के उस इस स्लिट के प्लेन के जो ये एक्सिस है जिसमें से स्ट्रिंग पास हुआ है उसके अगर परपेंडिकुलर मैं इसको डिस्टर्ब कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इस साइड आपको डिस्टर्बेंस नजर ही नहीं आएंगी, वो वाइब्रेशन नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि आपका प्लेन था जो स्लिट का वो इस तरह से था और आपने इसको वाइब्रेट करवा दिया इस तरह से, तो ये वाला जो वाइब्रेशन है ये उसमें पास ही नहीं करने देगा ये, जबकि ये वाला वाइब्रेशन क्या है बच्चे, वो आसानी से पास कर देगा। मेरी बात समझे नहीं समझे, यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे बच्चे, लेकिन हमने क्या है, हमने उन प्लेन्स को क्या करना है, सारे के सारे है तो देखो एक ही प्लेन के अंदर, क्लियर है ना। अब यहां पर हमारे वो कंपोनेंट्स कैसे आगे, वो कंपोनेंट ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कंपोनेंट ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कंपोनेंट ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा इस तरफ है। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, ये एक्सिस कौन सी है, ये है जेड, ये कौन सी है वाई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं ये कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाई जेड प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। और ये वाला जो कंपोनेंट है देखिए ये किस में वाइब्रेट कर रहा है, देखो ये वाला, ये देखो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस तरफ जा रही है तो ये जो ये है इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, एक्स वाई, तो इसका प्रोपेगेशन किस में है, एक्स वाई। इस टाइप से आप देख सकते हो। पहला वाला दोबारा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जेड के लॉन्ग जा रही है तो ये प्रोपेगेशन इसके परपेंडिकुलर है और ये प्रोपेगेशन भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है।
तो हमने अब क्या करना है, देयर आर, देखो अलग अलग हमारे पास दो अलग अलग प्लेन में क्या कर रही है, जो लाइट प्रोपेगेट कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है। जब वो बच्चों ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो इस बोर्ड के प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, और जब वो ऐसे वाइब्रेट करेगी तो क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। हम चाहते हैं कि दोनों में से किसी एक प्लेन को हम क्या करें, सेलेक्ट करें, और एक प्लेन को अगर आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया और एक को पास करवा दिया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये बच्चे मुझे लगता है अब जो पिक्टोरियल डायग्राम जो था, डायरेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट था, वो आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी आज का एक्चुअली देखा जाए तो पहला ही टॉपिक है, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से हमने एक लाइट इंसिडेंट की उसके ऊपर, और वो लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट की बच्चों, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ये जो इंसिडेंट लाइट है बच्चों, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे डाली जाएगी, लाइक दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी ऑब्जर्व दैट some part of the light is reflected and some part of the light will be refracted, and some part will be refracted. It is observed that the reflected light of the incident light is partially polarized. और वो कैसे चेक किया, उसको चेक करने के लिए क्या किया बच्चे, यहां पर ये मॉलस ने सबसे पहले स्टडी किया था, यहां पर एक एनालाइजर लगा दिया, और जब इस एनालाइजर को रोटेट किया गया तो हमें यह पता चला कि जो इसके रोटेट करने से यहां जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है, वो इंटेंसिटी चेंज हो रही है लगातार, हालांकि जीरो नहीं हुई लेकिन चेंज हो रही है। तो जो इंटेंसिटी हमें यहां मिलेगी बच्चों इस केस में, वो इंटेंसिटी वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमें लाइट मिली है वो पार्शियली पोलराइज्ड है, और ये जो लाइट है ये आमतौर पर हमेशा ये पार्शियली पोलराइज्ड ही होगी, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखें, यहां पर जो हमें कंपोनेंट हैं, ये वाले कंपोनेंट बच्चों ज्यादा मिलेंगे, ये वाले दो, ठीक है। कुछ कंपोनेंट हमें पार्शियली क्या है तो वो मिल जाएंगे पैरेलल। अब इस एंगल को इस तरह से रोटेट किया गया, ये रे ऑफ लाइट को इस तरह से इसके ऊपर डाला गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता गया, चेंज होते होते एक ऐसा एंगल आ गया कि उस एंगल के ऊपर ये जो लाइट थी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पॉइंट ओ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आईपी है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, आईपी बनेगा। लेकिन यहां जो लाइट हमें मिल रही है वो अभी भी क्या है, वो पार्शियली पोलराइज्ड है, जिसमें ये वाले कंपोनेंट ज्यादा मिलेंगे और ये कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे, इस तरह से ऐसे। इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। उसके बाद ब्रेस्टर ने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ब्रेस्टर ने ला दिया ब्रेस्टर लॉ स्टेट्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर ऑफ ए मीडिया इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी, where what is IP? IP is the polarizing angle. IP is the polarizing angle. इसको बच्चे नाम दे दिया गया polarizing angle का, ठीक है। जितना ज्यादा मतलब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तो उतना ही देखिए आप उसका जो टेंजेंट आईपी से, तो आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एक और मेन बात यहां पर ऑब्जर्व की गई, वो ऑब्जर्व ये किया गया कि सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कर रहे हो, यू हैव टू टेक ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट है वो जो पड़ेगी किसी मीडियम पे, तो उस मीडियम के लिए जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा पोलराइजिंग एंगल, वो उस मीडियम के, जो मीडियम हमने लिया है, दो मीडियम ले रखे हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो पेयर ऑफ मीडियम आपने लिया है। मान लिया अगर ये हमने एयर ले लिया और ये ग्लास ले लिया, सो हियर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा आएगा। अब इसमें होता क्या एक्चुअली में, देखिए यहां पर जो रे पड़ रही है, इस रे के अंदर दो कंपोनेंट हैं, वन कंपोनेंट इन दिस मैनर एंड वन कंपोनेंट इन दिस मैनर।
जो कंपोनेंट हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, वो इस जो आपका ये इंटरफेस है, जो क्या बोलते हैं उसको, आपने जो सब्सटेंस ले रखा है, वो उसके पैरेलल होगा। और जब कोई भी सरफेस, जैसे मान लीजिए एक तो बेटे यहां पर एक कोई लाइट वर्टिकली ऐसे पड़ रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइट ऐसे वर्टिकल पड़ रही है, और एक ये ऐसे पड़ रही है, जैसे पानी के सरफेस की हम बात करें, उसके अंदर अगर कोई लाठी हम ऐसे छोड़ दें इसमें उसमें, तो आप देखो एकदम से वो नीचे जाएगी। लेकिन उसी को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं पैरेलल, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर एकदम हल्के से उछलेगी, वो रिफ्लेक्ट, उसको रिएक्ट करेगा वापस बाहर की तरफ, करेगा नहीं करेगा। वही सेम पॉइंट यहां पर है कि यहां पर दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ऑफ द जो आपका ग्लास प्लेन है उस प्लेट के पैरेलल है, और एक क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। तो जो पैरेलल है ग्लास प्लेट के, तो वो एकदम क्या होगा, सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होने के चांसेस ज्यादा है, तो ये जो कंपोनेंट है ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा उसमें। परपेंडिकुलर जो इसके बोर्ड के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ग्लास प्लेट के अलोंग है, पैरेलल है, तो इसलिए वो उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देगा। और जो परपेंडिकुलर था वो अंदर तक जाएगा, तो उसके अंदर जाने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगी, और ये तो मे बी पार्शियली और कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड हो सकती है। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट यहां पर और नोट कर सकते हो, ये जो रे ऑफ लाइट दोनों है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। बहुत आसान सा तरीका इसको वेरीफाई करने का, और वो तरीका क्या है, पहला केस हमने लिया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी, तो यहां से म्यू आ गया बच्चों साइन आई पी डिवाइड बाई कोस आई पी। ये तो डेफिनेशन लिखी बच्चे हमने ब्रियोस्टर लॉ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ से, तो स्नेल्स लॉ से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे वो आएगा साइन आई बाई साइन आर। आई कितना है, आई पी, और साइन आर कितना है, आर। एंड ब्रियोस्टर लॉ स्टेट्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया is equal to the tangent of the polarizing angle, tangent of the polarizing angle। ये इसके बारे में हमने देखा, और इसको अगर आप इक्वेट करते हो तो ये हो गया कैंसिल। यहां से बच्चों cos आई पी की वैल्यू आ जाएगी, आप सारे मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, तो यहां से बच्चों मैं आई पी कह सकता हूं 90 माइनस आर, तो यहां पर आई पी और आई पी प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 90 है, तो ये पूरे तीनों एंगल का सम आएगा 180, और ये दोनों 90 के, तो ये भी कितने का बचेगा, 90 का बचेगा, पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, और मतलब आसान भी, पहले भी ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है बच्चे, अगला टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस कहिए या कुछ कमी, जो सबसे बड़ी मेन कमी जो महसूस हुई बच्चों को क्या थी, कि जो लाइट पड़ रही है उस लाइट में से जो हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस बोर्ड के मिल रहे हैं रिफ्लेक्शन में, कंप्लीट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, वो केवल 15% ही मिलेंगे, 15%। यानी वर्टिकल कंपोनेंट का 85% कहां चला गया, 85% बच्चों यहां चला गया, और यहां कितना आया, मात्र 15% आया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है, तो ऑलमोस्ट पार्ट ही उसका अंदर चला जाता है बच्चे। रिफ्लेक्शन में जो हमें मिलता है बहुत कम इंटेंसिटी मिलती है, 10 से 15% ही मिलती है, तो हमने 15% ले लिया, 15%। अब दूसरी बात, चलो ये तो 15% मिल गया हमें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का 15% बोला है हमने, तो इंटेंसिटी कितने परसेंट आएगी। मान लेते हैं यहां पर दो कंपोनेंट थे, ये कंपोनेंट कितना है, मान लेते हैं आई है, और आई ऐसे वाले कंपोनेंट की इंटेंसिटी आई है, और ये वाले कंपोनेंट की इंटेंसिटी भी क्या है, आई है, तो टोटल कितनी होगी, 2i। यानी जो ये 15% है, ये 200 में से है, समझ गए ना, जब इंटेंसिटी की बात करोगे 15% 100 में से किसके लिए है, वर्टिकल कंपोनेंट का, तो 100%, उसका 15%। लेकिन जब हम पूरी टोटल लाइट की बात करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, तो 200 में से कितने परसेंट बनेगा। आप देखो अंदर कितना गया, अंदर कितना गया, अंदर 85% तो है ही, दूसरा का सारा हम कहते हैं सारा का सारा दूसरा चला गया, ये वाला तो कंपोनेंट ये सारा चला गया ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, 100% हो गया, कितना हो गया, 185। टोटल कितनी थी, 200 में से 185 तो अंदर आया, और बाहर कितना चला गया,
15%। तो 15% आप देखो 200 का, ये 100 का 15% है, तो 200 में से कितना बनेगा, लगभग 8% बनेगा। तो केवल और केवल हमें 8% इंटेंसिटी मिलती है, और इतनी कम इंटेंसिटी से हम इसका जो यूटिलाइज करते हैं इसको, वो बहुत कम कर पाते हैं बच्चों, समझे। इसीलिए फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, और उसके बारे में स्टडी किया गया, बार बार देखा गया, और वो क्या था, वो था पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अब ये क्या है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, यहां ध्यान से देखिए आप। रिफ्रैक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन में केवल 15% वर्टिकल कंपोनेंट था, बाकी सारा अंदर चला गया। अगर हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं, बार 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 रिफ्लेक्शन करवाएं, और बॉडी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती रहे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट होती रहे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, उस सिचुएशन में एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि यहाँ हमें सारा का सारा रिफ्लेक्टेड मिलेगा, और अंदर जो लाइट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी आपको, पोलराइज्ड मिलेगी। यानी एक ही टाइम पे हम दोनों टाइप के लाइट क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज कर सकते हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम यहाँ पर ग्लास प्लेट इस तरह से लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ग्लास प्लेट दिखा रखी है, और वो ग्लास प्लेट मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दी बच्चों, इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे। फिर आगे इसकी एक और ग्लास प्लेट रख दी। याद रखें, ग्लास प्लेट्स एक दूसरे का जो सरफेस है बच्चे, वो सरफेस क्या होना चाहिए, उनका एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ये सबसे मेन बात है। और दूसरी बात ये है, ये ग्लास प्लेट के बीच में गैप रखना है आपने, जैसे मैंने यहां दिखाया ना, इनके बीच में बच्चों गैप होगा, ये ध्यान रखना है। थिकनेस भी हम इक्वल लेंगे, इनकी थिकनेस भी इक्वल लेंगे, जैसे ये दिखा दिया। तो बच्चों हमने देखी ध्यान से, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में क्या है कि हम क्या ले लेंगे, ग्लास प्लेट्स ले लेंगे, पैरेलल ग्लास प्लेट्स, आइडेंटिकल हैं, सरफेसेस पैरेलल हैं, बीच के अंदर कोई ना कोई मीडियम ले लेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे को एकदम इकट्ठा करके रख दिया तो पूरी ग्लास बन जाएगी, तो रेट्स लगभग सारी रिफ्रैक्ट हो गए, कुछ पार्ट यहाँ रिफ्रैक्ट करेगा, बाकी सारी निकल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप रखे, या तो एयर गैप रखे, या कोई आप पेपर डाल दे इसके बीच में, ठीक है, वेरी वेरी थिन पेपर। अब क्या होगा, देखो मान लेते हैं यहां से एक रे ऑफ लाइट पड़ती है, और ये रे ऑफ लाइट है अनपोलराइज्ड, this is an unpolarized ray of light, this is an unpolarized ray of light। ये देखिए इस तरह से पड़ी। अब हमने क्या देखा, मान लीजिए इस तरह से डाल देंगे कि ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पोलराइजिंग एंगल पे पड़े, किस पे पड़े, पोलराइजिंग एंगल पे। तो जैसे ही पोलराइजिंग एंगल पे पड़ेगी तो क्या होगा बच्चे, इसका रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट, कौन से पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट का, जो बोर्ड के पर वर्टिकल है, तो इसका बच्चों क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये केवल कितने परसेंट मिली आपको, केवल 8% मिली। अब बाकी रे ऑफ लाइट यहां पड़ी, और यहां से चली गई बच्चे वो अगले इस पे, यहां पर, यहां फिर रिफ्लेक्ट क्या होगा, जैसे इस बाउंड्री पे पड़ेगी, ये लाइट इस पहले वाली ग्लास प्लेट में से एंटर करने के बाद दूसरी ग्लास प्लेट के सरफेस पे पड़ेगी, फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जो अंदर ग्लास प्लेट जा रही है उसके अंदर आपको पता है बेटा 85% वर्टिकल कंपोनेंट अभी बचा हुआ है, तो उसका कुछ हिस्सा फिर से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, फिर यहां से आगे जाएगी, फिर यहां से कर देगा, फिर यहां से जाएगी, फिर यहां से कर देगा। इस प्रकार से हम ये देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि जो रे ऑफ लाइट है, देखो ये पोर्शन प्लेन पोलराइज्ड, इंटेंसिटी आपको पता बच्चों कम होगी, और अंदर पास होकर जाने वाली इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ऐसे करते करते जो बाहर लाइट निकलेगी, अब यहां पर करते करते ये लाइट के पास आप देखोगे, हमने इतनी नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे इसके ऊपर एडजस्ट की
कि जो यहां निकलने वाले जो कंपोनेंट थे, जो परपेंडिकुलर जो बोर्ड के कंपोनेंट था, वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो गए बच्चे, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो क्या होगा फिर, जो बाहर निकलने वाला कंपोनेंट है उसमें केवल और केवल आपको एक ही लाइट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नजर आएगा, और वो कंपोनेंट क्या होगा, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस फिनोमिना से, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन से, लाइट को कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड कर सकते हैं। दिस इज बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पाइल्स ऑफ प्लेट्स। बहुत सारी प्लेट्स आइडेंटिकल पैरेलल सरफेसेस के हमने रख दी। याद रखें बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, उसके बीच में कुछ एयर गैप या कोई पेज आपने उसके अंदर इंसर्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा, छोटा सा टॉपिक है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। व्हाट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग? व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल इन मीडियम, दैट मॉलिक्यूल विल स्कैटर द light, provided that the size of the molecule must be comparable to the size of the or वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल उसका साइज होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और री एमिट कर देगा। अब होगा क्या कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट में हमने एक बात ऑब्जर्व की कि इसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और वो जाके मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करती है। तो क्या करेगी, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, वो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, ऑसिलेट करवाएंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो टाइम के साथ लगातार वेरी कर रही है, और एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज सिस्टम पे आप डालते हो तो उस चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाना शुरू कर देगी। तो ये कंपोनेंट की टेंडेंसी होगी उसको ऐसे ऑसिलेट करवाई, और उस कंपोनेंट की टेंडेंसी होगी वो इस तरह से ऑसिलेट करवाई। इससे क्या होगा, जो लाइट एमिट होकर आ रही है वो लाइट किस प्रकार की होगी, वो स्कैटर कर देगा उसको। अब होगा क्या कि लाइट के पास दो कंपोनेंट हैं। अगर आप लाइट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखते हो और वाई के भी परपेंडिकुलर देखते हो, तो वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के लोग जो आपको कंपोनेंट नजर आएंगे वो कंपोनेंट नजर आएंगे जो इसके परपेंडिकुलर थे, वाई के, ये इस तरह से। और वाई के लोग कौन से आएंगे बच्चे, वाई के लोग क्या आएंगे, जो कंपोनेंट क्या है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है या जेड के पैरेलल है। और यहां वो नजर आएंगे जो वाई के तो क्या है बच्चों पैरेलल, और जेड के क्या है परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट आपको नजर आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों साइड कहीं भी आप देखिए तो आपको लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्जर्व होगी। सो बच्चों ये था हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, इतना टाइम इसमें काफी टाइम लग गया बच्चों, क्योंकि दूसरे क्लासेस के लेक्चर भी साथ साथ में बनाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है, किस प्रकार से वो डबल रिफ्रैक्टेड करता है, उसके बाद नाइकोल प्रिज्म क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उस टाइप का टॉपिक हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर बेटे आपको मेरा समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों को हेल्प हो सके। हाँ एक बात और, अगर कोई टॉपिक में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है उस पर आप कमेंट छोड़ सकते हो, ताकि उसका जवाब आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।